नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय काव्य शास्त्र श्रृंखला के अंतर्गत हम काव्य शास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहे हैं। आज का हमारा विषय रहेगा नाटक, और नाटक को भी लेकर उसके सैद्धांतिक पक्ष, उसके शास्त्रीय पक्ष को लेकर विवेचन किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। पिछली बार हमने काव्य के भेद किए थे। काव्य के भेद के अंतर्गत इंद्रियों के आधार पर हमने काव्य के दो भेद किए थे, एक दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत ही रूपक और उपरूपक ये दो भेद किए थे, और रूपक में ही उसका पहला भेद नाटक आता है। यद्यपि संस्कृत काव्य शास्त्र में नाटक रूपक का एक उपभेद माना गया, परंतु हिंदी में और आज नाटक एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रचलित है, और ये रूपक का भेद न मान करके एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रसिद्ध है। और नाटक शब्द से क्या अभिप्राय है, नाटक की क्या व्युत्पत्ति है, नाटक से हम क्या समझते हैं, नृत्य और नाटक में क्या अंतर है, नाटक का प्रारंभ कब से हुआ, नाटक का क्या महत्व है, नाटक के क्या तत्व हैं, भारतीय समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से और पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र की दृष्टि से, तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाटक से अभिप्राय क्या है। नाटक शब्द संस्कृत में नाट्य के रूप में प्रचलित रहा है। वहां नाटक शब्द नहीं मिलता, वहां नाट्य मिलता है। और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पहला काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें नाटक पर विस्तार से, पूरी गहनता से विचार किया गया, चिंतन किया गया। भरत मुनि नाटक की परिभाषा करते हुए कहते हैं, तद रूपम आरोपातु रूपकम, कि जो रूप है उसका आरोप करना ही रूपक कहलाता है। मैंने पहले ही मित्रों आपको बताया कि संस्कृत में रूपक शब्द का प्रयोग मिलता है और नाट्य शब्द का मिलता है। तो भरत मुनि ने रूपक शब्द का प्रयोग किया कि जो नट है, जो अभिनय करने वाला पात्र है, वह जब किसी पात्र के रूप का आरोप करता है, मान लिया कोई नट है, वे राम के पात्र का अभिनय करने जा रहा है, तो राम के रूप का आरोप करेगा, तो इसलिए तद रूपम आरोपातु रूपकम, कि रूप का आरोप करने से वे रूपक कहलाता है। दश रूपककार धनंजय ने नाट्य शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने नाटक से अभिप्राय माना अवस्था अनुकृतिर नाट्यम, कि अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है, कि जो अवस्था विशेष है, पात्र की जो स्थिति है उसका अनुकरण करना, ये नाट्य है। तो अब हम देखते हैं कि तीन शब्द हैं संस्कृत में, एक नृत्य, एक नृत्य और एक नाट्य। इन तीनों में क्या अंतर है, कहाँ तीनों परस्पर मिलते हैं, कहाँ इनमें साम्य है और कहाँ वैषम्य है, अभी हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं नृत्य। नृत्य है ताल लय आश्रयम नृत्य, नृतम ताल लय आश्रयम, कि ताल और लय का जो आश्रय लेकर किया जाता है वो नृत्य है। तो दश रूपककार धनंजय ने दश रूपक में नृत्य को इस रूप में परिभाषित किया, लक्षित किया। तो नृत्य में ताल और लय पर बल रहता है, अंग विशेष का संचालन रहता है, और नृत्य में अभिनय नहीं होता, पात्र अभिनय नहीं करता, केवल वो ताल और लय पर आश्रित रहता है। और ये नृत्य जो है वो लोक सरणी पर आधारित है,
किसी शास्त्रीय पद्धति पर आधारित नहीं है और ना ही पात्र किसी अभिनय को करता है, केवल आंगिक मुद्राएं ही इसमें प्रधान होती हैं। दूसरा है नृत्य। नृत्य है भावाश्रयम नृत्यम, कि नृत्य जो है वो भाव पर आश्रित होता है। नृत्य में केवल ताल और लय था, परंतु जो नृत्य है उसमें भाव की प्रधानता आ जाती है, वे भाव पर आश्रित हो जाता है। और नृत्य लोक सरणी पर आधारित है, जबकि नृत्य शास्त्रीय पद्धति पर आधारित रहता है। उसमें शास्त्रीय पद्धति के आधार पर भावों का अनुकरण किया जाता है। अभिनय इसमें भी कम रहता है, परंतु जो नाट्य है उसमें के लिए कहा गया रसाश्रयम नाट्यम, कि जो रस का आश्रय लेकर के अभिनय किया जाता है, जिसके लिए दशरूपकार धनंजय ने कहा अवस्थानुकरणम नाट्य, कि वो जो अनुकरण करना है वो किस पर आधारित, किस पर आश्रित रहेगा, रस पर आश्रित रहेगा। तो इस तरह से नाटक में रस की प्रधानता है, नृत्य में ताल और लय प्रधान है, नृत्य में भाव की प्रधानता है और नाट्य में रस की प्रधानता है, वे रस पर आधारित है, रस पर आश्रित है। तो इस तरह से मित्रों हमने नृत्य और नाट्य इन तीनों के अंतर को समझा जाना। इसी तरह से जो नृत्य शब्द नाट्य शब्द है, जिसके लिए दशरूपकार ने कहा कि अवस्थानुकरणम नाट्यम, तो वो जो अवस्था का अनुकरण है उसका अगर हम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो मनोविज्ञान के अनुसार नाटक के मूल में 4 मनोवृत्तियां रहती हैं। सबसे पहली वृत्ति रहती है अनुकरण की प्रवृत्ति। प्रत्येक मनुष्य में, छोटे बच्चा पैदा जब होता है, बालक जब थोड़ा सा समझदार होने लगता है, थोड़ा जानने पहचानने लगता है, तो वह अनुकरण करता है, नकल करता है। तो जन्म से ही अनुकरण की प्रवृत्ति रहती है। तो नाटक में भी अनुकरण ही प्रधान रहता है। दूसरी प्रवृत्ति रहती है पारस्परिक परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार। पात्र पर जब किसी रूप का आरोप होता है, जब वे अभिनय करता है, तो उसकी आत्मा का विस्तार होता है। आत्मा का या संकोच होता है या विस्तार होता है। परंतु जब नाटक के द्वारा, अभिनय के द्वारा पात्र की आत्मा का भी विस्तार होता है और दर्शकों, पाठकों की आत्मा का भी विस्तार होता है। नाटक से जाति की रक्षा होती है, क्योंकि नाटक सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, जातीयता से जुड़ा हुआ है, सामूहिकता से जुड़ा हुआ है। नाटक का आनंद कोई एकांकी बैठ करके, अकेले बैठ करके नहीं ले सकता, ये समाज से जुड़ा हुआ है। तो नाटक में जाति की रक्षा का भाव रहता है। और चौथी प्रवृत्ति है आत्माभिव्यक्ति, अपने आप को अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति। ये भी प्रत्येक प्राणी में होती है। तो पात्र जो है, जिस भी पात्र का अभिनय करने जा रहा है, चाहे वे किसी महापुरुष का कर रहा है, किसी राजा महाराजा का कर रहा है, या किसी देवता का कर रहा है, या जिस भी मनुष्य का वे अभिनय कर रहा है, उसके माध्यम से वे आत्मा अभिव्यक्ति करता है, अपने भावों को भी अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि नाटक के मूल में 4 प्रवृत्तियां रहती हैं मनोविज्ञान के अनुसार। अब हम बात करते हैं नाटक के महत्व की, कि नाटक का महत्व क्या है। नाटक में लोकहित और लोक रंजन की क्षमता रहती है। नाटक सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, लोक के मनोरंजन से जुड़ा हुआ है, लोक को आनंद प्रदान करना, ये नाटककार का मुख्य उद्देश्य रहता है। लोक का कल्याण करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो नाटक में लोकहित और लोक रंजन की क्षमता विद्यमान रहती है। और श्रव्य काव्य की अपेक्षा जो ये दृश्य काव्य के रूप में नाटक है, ये
इसमें सामाजिकता अधिक रहती है। इसका आस्वादन एकांत में नहीं हो सकता। हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो हम एकांत में बैठ करके पढ़ सकते हैं, कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, खाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जैसे भी अपने को आरामजनक सुविधाजनक प्रतीत हो उस रूप में बैठकर पढ़ सकते हैं। और आवश्यक नहीं कि एक ही बार में पढ़ा जाए। हम 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, महीने में, तो कोई समय सीमा नहीं रहती उपन्यास, कहानी आदि पढ़ने की या काव्य की अन्य विधाओं को पढ़ने की। परंतु नाटक जो है वो अकेले बैठ करके पढ़ने या देखने की विधा नहीं है। ये समूह में बैठ करके देखने की विधा है और इसका आनंद भी सबके बीच में बैठ करके लिया जा सकता है। और नाटक का आनंद शिक्षित, अशिक्षित, अल्प शिक्षित सभी ले सकते हैं। इसलिए काव्येषु नाटकम रम्यम कहा गया कि काव्य की सभी विधाओं में नाटक जो है वो रमणीय है, रम्य है। और आचार्य भरत मुनि ने तो नाटक को पंचमो वेद तक कह दिया। पंचम वेद है क्योंकि सभी वेदों से अंश लेकर के और नाट्य की रचना हुई। और वेदों के पढ़ने के लिए कुछ के लिए निषेध है, परंतु नाटक के लिए किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, कोई भी व्यक्ति हो वो उसका आनंद ले सकता है। तो इस तरह से नाटक में जो है लोक रंजन, लोकहित समाहित है। नाटक में सभी कलाओं का समावेश रहता है। आप देखिए, नाटक रंगमंच पर अभिनीत होता है तो मंच की साज सज्जा, पात्रों की साज सज्जा, उनकी वेशभूषा, तो चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, इतिहास, समाजशास्त्र, वेशभूषा आदि, आभूषण आदि, तो ये सब शिल्प, सारी कलाएं नाटक में विद्यमान रहती हैं। अन्य विधाओं में कोई एक कला, 2 कला, 3 कलाएं होंगी, पर नाटक में तो सभी कलाओं का, सभी शास्त्रों का विधान रहता है। क्योंकि मंच पर अभिनीत किया जाना है तो मंच की स्थापत्य कला, उसकी साज सज्जा, उसकी चित्रकला, उसका शिल्प विधान, इस पर ध्यान दिया जाता है, वो भी आता है उसके अंतर्गत। नाटक में गीत योजना भी है तो संगीत भी है। नाटक में नृत्य योजना होती है तो नृत्य का भी होता है। और नाटक क्योंकि ऐतिहासिक, प्रख्यात, प्रसिद्ध पात्रों के होते हैं तो इसलिए उसमें इतिहास भी है, समाज से जुड़ा हुआ है। और पात्रों की विभिन्न वेशभूषा, उनकी साज सज्जा, उनके आभूषण आदि। तो नाटक में केवल नाटक का ही आनंद नहीं लेते, उसमें सभी कलाओं का, सभी शिल्पों का उसके अंदर समावेश हो जाता है। इसी तरह से दर्शकों के सामूहिक सहयोग के कारण नाटक में जातीय जीवन की छटा रहती है। क्योंकि एक समूह में बैठ करके दर्शक आनंद लेते हैं नाटक का। सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, स्त्री पुरुष सभी बैठ करके नाटक का आनंद ले रहे हैं, तो उससे जातीय जीवन की जो छटा है वे उभर करके आती है। और नाटक में वास्तविकता का अनुकरण जीते जाते जागते साधनों द्वारा किया जाता है कि जो पात्र अभिनय कर रहे हैं वो भी जीते जागते हैं, उनका भी अपना व्यक्तित्व है और वे अनुकरण भी किसका कर रहे हैं? यथार्थ का, वास्तविकता का अनुकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से जीते जाते जागते पात्रों द्वारा नाटक का अनुकरण किया जाता है। नाटक में घटनाओं का वर्णन नहीं रहता, अपितु वे घटित होती हुई दिखाई जाती है। जैसे उपन्यास है, कहानी है, उसमें कहानीकार या उपन्यासकार अपनी तरफ से बोलता है। कहानीकार का अपना व्यक्तित्व, कहानीकार के अपने विचार, उसकी अपनी दृष्टि कहानी में प्रस्तुत होती है। परंतु नाटक में नाटककार कहीं नहीं रहता है। नाटक पूरा संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो संवादों के रूप में ही घटनाएं अपने आप स्वतः घटित होती हुई दिखाई जाती हैं। वहां घटनाओं का वर्णन करने का,
उसका विस्तार से या नाटककार आकर के उसमें अपने बात कहे, ये अवसर नहीं होता। तो घटनाएं स्वतः ही घटित होती हुई नाटक में दिखाई जाती है। तो इस तरह से मित्रों, हमने अन्य विधाओं से नाटक के विधा किस प्रकार भिन्न है, उसका क्या महत्व है, उस पर चर्चा की। अब हम देखते हैं कि नाटक के कौन से मूल तत्व हैं, नाटक की वे कौन सी विशेषताएं हैं। अब नाटक पर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जो चर्चा प्रारंभ हुई संस्कृत में, वह परंपरा आगे धनंजय के दश रूपक तक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तक हमें दिखाई देती है। और दूसरी ओर यूरोप के समीक्षा शास्त्रियों ने भी नाटक के ऊपर चर्चा की, उन्होंने भी विचार किया, चिंतन किया। तो हमारे सामने दो परंपराएं दिखाई देती हैं, एक भारतीय नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्रियों के अनुसार और दूसरी है पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार। दोनों ने अपने अपने परिवेश को देखते हुए, अपनी अपनी स्थिति को देखते हुए नाटक के तत्वों पर चर्चा की है। तो जो भारतीय नाट्य शास्त्र में है, जो भरत मुनि ने सर्वप्रथम जिसकी चर्चा की, उन्होंने नाटक के मूलतः तीन पहले माने गए तत्व, वस्तु, नेता और रस, और फिर इसमें बाद में आगे चल करके अभिनय भी जोड़ दिया गया। तो मूलतः वस्तु, नेता, रस और अभिनय भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार ये चार मूल तत्व हैं। परंतु जो पाश्चात्य समीक्षक थे, उन्होंने इनसे मिलते हुए भी, इनसे साम्य रखते हुए भी और इनसे थोड़ा भिन्न भी अपने जो नाटक के तत्व निश्चित किए, उनमें उन्होंने सबसे पहले कहा कथा वस्तु, जिसके लिए भरत मुनि ने वस्तु शब्द कहा। पाश्चात्य समीक्षक उसके लिए प्लॉट, अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं, और उसके लिए कथा वस्तु। तो वस्तु और कथा वस्तु एक ही बात हो गई। भारतीय नाट्य शास्त्र में नेता को एक तत्व माना गया, उसके लिए पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में पात्र और पात्रों का चरित्र चित्रण, कैरेक्टर्स, इसे एक तत्व माना गया। नेता से अभिप्राय नायक और नायक के सहायक जो अन्य पात्र हैं, वे सब आते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में नेता और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में उसके लिए सभी पात्रों के चरित्र चित्रण को लिया गया। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में एक और जो तत्व जोड़ा गया, वे था कथोपकथन। कथोपकथन मतलब संवाद, डायलॉग। और ये संवाद, कथोपकथन जो है, वे भारतीय काव्य शास्त्र में अभिनय के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो अभिनय पात्र जो करता है, तो वो संवाद बोलता है, कथोपकथन करता है, तो ये संवाद उस अभिनय में ही समाहित हो जाते हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्रियों ने एक अन्य नाटक का तत्व माना देश, काल और वातावरण, एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। एक ये उनका कि जो नाटक किस काल का हो रहा है, किस समय का वो नाटक है, किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय का वातावरण कैसा था। तो नाटक में इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगला नाटक का तत्व है भाषा शैली, लैंग्वेज। और यही भाषा शैली के लिए अभिनय के अंतर्गत ही ये भी समाहित हो जाती है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने उद्देश्य, नाटक के उद्देश्य की बात की, पर्पस की बात की। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में रस की बात नहीं कही गई है, वहां रस की चर्चा नहीं है। जबकि भारतीय काव्य शास्त्र में रस को नाट्य का मूल माना गया। रसम आश्रित्य नाट्यम, ये बात दश रूपककार धनंजय ने कही। परंतु पाश्चात्य समीक्षा शास्त्री जो थे, उनका ध्यान रस की ओर नहीं गया, वे उद्देश्य की बात करते हैं। और सातवां उनका नाट्य तत्व है अभिनय, स्टेज एक्टिंग। तो अभिनय की बात भारतीय काव्य शास्त्र में भी कही गई।
तो इस तरह से भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो नाटक के विभिन्न तत्वों की चर्चा की गई, विभिन्न तत्वों के बारे में कहा गया, तो हम एक एक तत्व को लेकर के विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है वस्तु, कथा वस्तु। वस्तु को कथानक कहा जाता है, वस्तु भी कहा जाता है, वृत्त, इतिवृत्त, आख्यान, और अंग्रेजी में इसके लिए प्लॉट कहा जाता है। कि नाटक का विषय क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका वस्तु विधान क्या है, वे नाटक का कथानक है, उसका प्लॉट है। क्योंकि बिना कथानक के, बिना वस्तु के नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती। अब ये नाटक की कथा वस्तु, उसका कथानक, उसका प्लॉट नाटककार कहाँ से लेता है, उसका स्रोत क्या है, तो स्रोत के आधार पर नाटक की जो कथा वस्तु है उसके 3 भेद किए जाते हैं। एक प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा मिश्र। प्रख्यात से अभिप्राय है प्रसिद्ध, इतिहास प्रसिद्ध या पौराणिक आख्यान। कि नाटक के जो कथा वस्तु है वे किसी पौराणिक पात्र को लेकर के, उसके जीवन चरित्र को लेकर लिखी जाए, या कोई ऐतिहासिक पात्र है उसको आधार बना करके लिखा जाए, तो प्रख्यात होना चाहिए, लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरा है उत्पाद्य। उत्पाद्य से अभिप्राय है कवि की, नाटककार की कल्पना से युक्त, कि वे जो कथा है, वे जो घटना है, वह उसका स्रोत कोई इतिहास ना हो करके, कोई पौराणिक कथा ना हो करके कवि की कल्पना पर आश्रित होता है। और तीसरा है मिश्र। मिश्र से अभिप्राय है कथा तो जो मूल कथानक है वे तो प्रख्यात हो, इतिहास प्रसिद्ध हो या पौराणिक पात्र हो, पौराणिक कथा हो, परंतु कवि अपनी कल्पना से उसमें एक मौलिकता भर देता है। तो वे ऐतिहासिक कथा और मौलिकता का, उसकी कल्पना का मिश्रण हो करके जो एक नया रूप निकल के आता है, वे कथा वस्तु मिश्र कथा वस्तु कहलाती है। जैसे प्रसाद के नाटक है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये प्रख्यात के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें ऐतिहासिक पात्रों को आधार बना करके लिखा गया है। उत्पाद्य जो कवि कल्पित है, जैसे सिंदूर की होली, ये कवि कल्पित है, कवि ने अपनी कल्पना से, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा। और मिश्र जैसे राखी की लाज नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का, और इस नाटक में ऐतिहासिक कथा को लिया गया पर उसके अंतर्गत कल्पना का मिश्रण किया गया। संस्कृत में जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, दुष्यंत पौराणिक पात्र है, ऐतिहासिक पात्र है। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, प्रख्यात कथा को लेकर के कालिदास ने उस दुष्यंत के चरित्र को, उसके चरित्र को उदात्त बनाने के लिए, उसके चरित्र को प्रखर करने के लिए कवि ने अपनी कल्पना का मिश्रण किया। जैसे वन में, आश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का मिलन होता है, दोनों गंधर्व विवाह करते हैं, और उसके पश्चात दुष्यंत अपने राजमहल लौट जाता है और वहां जाकर के शकुंतला को भूल जाता है। और शकुंतला को वे जब जाती है शकुंतला मिलने, तो वह उसको स्वीकार नहीं करता, तो ये दुष्यंत के चरित्र का दोष माना जाता। यहां कालिदास ने अपनी एक कल्पना का अंश जोड़ दिया, उसने उसमें दुर्वासा के शाप को बीच में जोड़ दिया कि शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी और दुर्वासा आते हैं और वह उनकी आवाज नहीं सुन पाती है, और दुर्वासा उसको शाप देते हैं कि जिसके ध्यान में तुम मग्न हो वही तुम्हें भूल जाएगा। और शकुंतला के बार बार विनती करने पर, क्षमा मांगने पर, वे उसको ये कहते हैं कि कोई अभिज्ञान की वस्तु दिखाने पर, पहचान की वस्तु दिखाने पर वह तुम्हें स्मरण कर लेगा, तुम उसको याद आ जाओगे। तो वहां अंगूठी की कल्पना है। तो ये कथा जो है ये कालिदास की कल्पना पर आधारित है,
तो इस तरह से प्रख्यात कथा को लेकर के और उसमें कवि अपनी कल्पना से जो एक नवीन रंग भर देता है तो वह मिश्र कथा वस्तु बन जाती है। तो ये तो हमने बात की मित्रों स्रोत के आधार पर कथा वस्तु के भेदों की। अब हम बात करते हैं फल की दृष्टि से कथा वस्तु के भेदों की, क्योंकि नायक मूलतः फल की प्राप्ति के लिए ही अग्रसर होता है। पूरी कथा फलागम पर ही निर्भर करती है। तो फल की प्राप्ति जो है वो किसको होती है, किस रूप में होती है, उस दृष्टि से कथा वस्तु के दो भेद कर दिए जाते हैं। एक आधिकारिक कथा वस्तु और दूसरी प्रासंगिक कथा वस्तु। आधिकारिक कथा वस्तु वह कथा जो मूल कथा है, जिसको आधार बना करके नाटककार ने कथा वस्तु का पूरा एक विधान तैयार किया है, एक रचना विधान किया है। और मूल कथा प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है और फल की प्राप्ति भी नायक को प्राप्त होती है। और जो प्रासंगिक कथाएं हैं वे मूल कथा की, आधिकारिक कथा की सहायक होती हैं, कथा को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं, नायक को फल की और उद्देश्य की प्राप्ति में उसके सहायक बनती हैं, तो वे प्रासंगिक कथाएं होती हैं। प्रासंगिक कथा के भी दो उपभेद किए जाते हैं, एक पताका और दूसरा प्रकरी। पताका मूलतः वह सहायक कथा है जो देर तक चलती है, नाटक के अंत तक साथ चलती है और जो नाटक के नायक के सहयोग प्रदान करती है। जैसे हम देखें रामायण की कथा, रामायण में जो राम की कथा है वह आधिकारिक कथा है और जो सुग्रीव और बाली का प्रसंग है, सुग्रीव की जो वहां कथा है वे पताका कहलाएगी, क्योंकि सीता का अपहरण हो गया है। अब कैसे पता चले कौन आगे सहायक बनेगा, कैसे नायक को फल की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पताका के रूप में सुग्रीव की कथा जुड़ती है और ये कथा लंबे समय तक, देर तक चलने वाली कथा है। और दूसरी है प्रकरी। प्रकरी वे प्रसंग होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जो बीच में कथा के विस्तार के लिए, कथा को चमत्कृत करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे इसी रामायण का ही हम प्रसंग देखें तो रामायण में शबरी की कथा, जटायु की कथा, जटायु का प्रसंग, केवट का प्रसंग, ये सब प्रकरी कहलाते हैं। पताका आधिकारिक कथा के साथ साथ अंत तक चलती है, दूर तक चलती है, परंतु प्रकरी जो है वे बीच में ही समाप्त हो जाती है और कथा वस्तु को चमत्कृत करने में, रोचक बनाने में, आकर्षक बनाने में सहयोगी होती है। नायक के चरित्र को प्रखर कर उसका उत्कर्ष दिखाने में सहयोगी होती है, परंतु इसका फल प्राप्ति जो है वो नायक को नहीं होती है। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने फल की दृष्टि से कथा वस्तु के दो भेद किए। निबंधन अथवा अभिव्यक्ति के आधार पर कथा वस्तु के दो भेद होते हैं, एक दृश्य और दूसरा सूच्य। मित्रों नाटक में मंच की व्यवस्था को देखते हुए, मंच की सीमाओं को देखते हुए, दर्शकों की रुचि को देखते हुए नाटककार इस तरह से कथा वस्तु का विधान करता है कि कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो मंच पर दिखाए जा सकते हैं, जिनका मंच पर अभिनय होगा, और कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जिनकी सूचना मात्र दे दी जाती है। तो उसके आधार पर कौन से दृश्य वो होंगे जो मंच पर दिखाए जाएंगे, अभिनीत रहेंगे, और कौन से ऐसे दृश्य रहेंगे जिनकी केवल सूचना मात्र दी जाएगी, जो केवल सूच्य रहेंगे। तो इसके आधार पर कथा वस्तु के दो भेद बन जाते हैं। जो दृश्य है, जो मंच पर अभिनीत किए जा रहे हैं, जो दिखाए जाएंगे,
वे तो रोचक होते हैं, नाटक को रोचक बनाते हैं। नाटक के जो पात्र हैं, विशेष रूप से नायक, उसके चरित्र को उदात्त बनाते हैं और वह दृश्य रस और भाव से परिपूर्ण होते हैं। परंतु कुछ ऐसे दृश्य जैसे मृत्यु का दृश्य है, विलाप का दृश्य है, या युद्ध में घोड़ों के टापों की आवाज है, या इस तरह के दृश्य जो मंच पर नहीं दिखाए जा सकते, या जो सामाजिक दृष्टि से मंच पर दिखाए जाने नहीं है, जो वर्जित है, तो उनकी सूचना मात्र दी जाती है, तो वह कहलाते हैं सूचे। और इनकी जो सूचना दी जाती है, इनके लिए पारिभाषिक शब्द है अर्थोपक्षेपक। उनको कहा जाता है अर्थोपक्षेपक, कि सूचे वस्तु को प्रस्तुत करने वाले जो साधन हैं वे अर्थोपक्षेपक कहलाएंगे। और ये अर्थोपक्षेपक 5 होते हैं: विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। अब ये पांचों क्या है? क्या विष्कंभक होता है, किसे प्रवेशक कहते हैं, क्या चूलिका है, इनमें क्या अंतर है? अब हम थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विष्कंभक। इसमें पहले अथवा बाद में घटित होने वाली घटना की सूचना 2 अप्रधान पात्रों के वार्तालाप के रूप में दिखलाई जाती है। यह प्रायः नाटक के प्रारंभ में या 2 अंकों के मध्य में रखा जाता है। मित्रों, एक बात समझने की है कि जो संस्कृत के नाटकों की परंपरा है, वहां संस्कृत में जो राजा है, जो राजपुरुष है, महाराजा है, राजपुत्र है, वो उत्तम पात्र माने जाते हैं, उत्तम श्रेणी के पात्र माने जाते हैं। और जो मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण आदि दूसरे पात्र हैं, उनको मध्यम श्रेणी के पात्र कहा जाता है। और जो निम्न श्रेणी के पात्र हैं, छोटी जातियों के पात्र, जैसे मछुआरे हैं, धोबी हैं, तो ये सब पात्र जो राज कर्मचारी हैं, वो निम्न श्रेणी के पात्र माने जाते हैं। तो कौन से पात्र किस सूचना को देंगे, यह भी पूरा एक सैद्धांतिक विवेचन हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में उपलब्ध होता है। तो जो विष्कंभक, नाटक जब प्रारंभ हो रहा है, नाटक प्रारंभ होने ही वाला है, तो उस समय जो पात्र आता है वे उस नाटक से जुड़ी हुई वे घटना की सूचना देता है जो मंच पर अभिनीत नहीं होगी, जो पूर्व घटित हो चुकी है, उसके बारे में बताना है, या जो भविष्य में आगे घटित होने वाली है उसकी सूचना देनी है। तो ये सूचना देने का कार्य अंक के प्रारंभ में ही किस पात्र द्वारा किया जाता है? जो अप्रधान पात्र है, जो मध्यम श्रेणी के पात्र हैं, उनके द्वारा यह सूचना दी जाती है। और अंक के प्रारंभ में ही, प्रथम अंक के नाटक के प्रारंभ में ही यह सूचना दी जाती है, और कभी कभी विष्कंभक अंक के मध्य में भी रहता है। इसी तरह से जो दूसरा अर्थोपक्षेपक है प्रवेशक। प्रवेशक जब प्रायः ये जो है पात्र, इसका प्रायः कौन होता है? अप्रधान या निम्न श्रेणी का पात्र होता है। देखिए, विष्कंभक और प्रवेशक में मूल अंतर यही आ गया। विष्कंभक के पात्र मध्यम श्रेणी के पात्र, वे ब्राह्मण हो सकता है, सेनापति हो सकता है, मंत्री हो सकता है, तो वो मध्यम श्रेणी का पात्र है। परंतु जो प्रवेशक है वे निम्न श्रेणी का पात्र होगा। कोई राज कर्मचारी हो सकता है, कोई धोबी हो सकता है, कोई मछुआरा आदि हो सकता है, और वे 2 अंकों के मध्य में घटनाओं की सूचना प्रदान करता है। विष्कंभक हमेशा अधिकांशतः नाटक के प्रारंभ में आता है, प्रथम अंक के प्रारंभ में आता है, और प्रवेशक कभी भी प्रथम अंक के प्रारंभ में नहीं होता। वे 2 अंकों के बीच में, जैसे तीसरा और चौथा अंक है, तो उनके मध्य में प्रवेशक होगा। जो निम्न श्रेणी का पात्र है वे आगे आने वाली घटना की सूचना देगा।
तो क्योंकि हम बात सूच्य कथा वस्तु की कर रहे हैं, अर्थोपक्षेपकों की कर रहे हैं, तो एक हमने देखा विष्कंभक और दूसरा हमने जाना प्रवेशक। इसके पश्चात तीसरा है चूलिका। चूलिका होता है जो नेपथ्य से दी जाने वाली सूचना है, कि मंच पर वो सूचना नहीं दिखाई दे रही, पर्दे के पीछे से वे सूचना आ जाती है। पर्दे के पीछे से जैसे आकाशवाणी के रूप में सूचना दे देना, या बैकग्राउंड में इस तरह से सूचित कर देना जिससे दर्शकों को आगे की होने वाली घटना की सूचना मिल जाए। और एक अन्य अर्थोपक्षेपक है अंकास्य। अंकास्य होता है अंक के अंत में उन्हीं प्रस्तुत पात्रों द्वारा अगले अंक के स्थान और गतिविधि की सूचना दिलाने वाला विधान। अंक समाप्त हो रहा है और उस अंक में जो पात्र हैं, जो पात्र मंच पर अभिनय कर रहे हैं, वही पात्र अगले अंक के स्थान और गतिविधि की सूचना वहां पर प्रस्तुत कर देते हैं, वे कहलाता है अंकास्य। और इसी से जुड़ा हुआ है अंकावतार, पांचवा अर्थोपक्षेपक, जहां केवल उन्हीं पात्रों को बाहर भेजकर फिर दृश्य के परिवर्तन का संकेत कराया जाए और उन्हीं पात्रों से उसी स्थान पर आगे बढ़ाया जाए, जहां अधिकतर जो पात्र हैं वो बाहर जाते हैं मंच से और दूसरी तरफ गए और फिर वही पात्र लौट कर आते हैं और आगे की सूचना देते हैं, तो ये कहलाता है अंकावतार। तो एक अंक मान लिया तीसरे अंक के अंत है और इसके पश्चात दृश्य परिवर्तन होना है और चौथा अंक प्रारंभ होने जा रहा है, तो वे पात्र बाहर जाएंगे और उसके बाद पुनः लौट करके आ जाएंगे। तो पात्रों में परिवर्तन नहीं होता, स्थान भी वही रहता है, बस वही पात्र पुनः लौट कर आ जाते हैं और वे उसकी सूचना प्रदान करते हैं, तो ये कहलाता है सूच्य अंकावतार। तो इस तरह से मित्रों हमने अर्थोपक्षेपकों की अभी चर्चा की। अब हम देखते हैं जो नाटक की कथा वस्तु है उसका आरंभ से लेकर के और फल प्राप्ति तक जो पूरा एक विकास क्रम है, वो कार्य व्यापार विभिन्न चरणों में चलता है। उसके अलग अलग चरण होते हैं और यही चरण कार्य अवस्थाएं कहलाती हैं। उनको भारतीय काव्य शास्त्र में कार्य अवस्थाएं कहा गया। नायक द्वारा फल प्राप्ति की इच्छा से जो कार्य किया जाता है वे ही नाटक में आदि से अंत तक वर्णित होता है। इस कार्य व्यापार को कथा विकास की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो कार्य अवस्थाएं हैं, जो नायक के द्वारा फल प्राप्ति का मतलब मुख्य तो है फल प्राप्ति अर्थात उद्देश्य, जो उद्देश्य है धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो भी उसका प्रयोजन है नाटक का, या जो भी उसने मान लिया कोई प्रतिज्ञा की है उसकी पूर्ति के लिए जो वे कार्य व्यापार करता है, वे विभिन्न अवस्थाएं कार्य अवस्थाएं कहलाती हैं। और ये कार्य अवस्थाएं भी 5 होती हैं, 5 प्रकार की हैं। आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। सबसे पहले आता है आरंभ, कि नाटक का जो आरंभ है वो किस रूप में होगा। तो आरंभ में जो फल है, जो उद्देश्य है, उसको किस रूप में प्राप्त करना है, उसका जो आरंभ कैसा किया जाएगा, वो पहला सोपान है, पहली कार्य अवस्था है। फिर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नायक के द्वारा या उस सहायक पात्रों के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं, उसके लिए जो जो प्रयास किए जाते हैं वे कहलाता है प्रयत्न। और फिर तीसरी अवस्था आती है प्राप्त्याशा। प्राप्त्याशा जहां विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं,
संघर्षों का सामना करता है नायक, और फिर उसको ये संभावना लगने लगती है कि अब फल प्राप्त होने वाला है, तो फल प्राप्ति की एक संभावना जागृत होती है। ये प्राप्ति आशा तीसरी अवस्था है। उसके पश्चात चौथी है नियताप्ति। नियताप्ति प्राप्ति आशा के बाद की स्थिति है, उसके आगे का चरण है, जहां विघ्न, बाधाएं, संघर्ष ये सब अब समाप्त हो गए हैं और नायक को फल की प्राप्ति बस होने ही वाली है। उसे अब ये निश्चित हो जाता है कि अब फल की प्राप्ति हो रही है, उसे जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य पूर्ण होने जा रहा है। प्राप्ति आशा में विघ्न, बाधाएं रहती हैं और फल की संभावना रहती है, पर नियताप्ति में विघ्न, बाधाएं मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है और फल मिलना है, फल की प्राप्ति होगी, ये एक निश्चितता की स्थिति आ जाती है। और अंतिम कार्य अवस्था है फलागम, जिसमें फल प्राप्ति हो जाती है और यहाँ ही नाटक का अंत होता है। मित्रों, भारतीय नाटकों में, हिंदी नाटकों में और पाश्चात्य नाटकों में मूल अंतर यही है। हमारी जो परंपरा है, चाहे वो संस्कृत के नाटक रहे या बंगला के नाटक रहे या हिंदी के नाटक रहे, वे सुखांत नाटक रहते हैं। इनमें नायक का जो उद्देश्य है, जो उसके फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न है, वो कितनी भी बाधाएं, कष्ट सहन करता है, उन सबको करते करते अंततः उसे फल की प्राप्ति होती ही है, अंततः उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसका उद्देश्य पूर्ण होता ही है। परंतु जो पाश्चात्य नाटक है, पश्चिमी नाटक है, यूरोप के नाटक है, वहां फलागम होगा ये निश्चित नहीं है। नायक को फल की प्राप्ति होगी ये अनिवार्य नहीं है। वहां नाटक सुखांत भी हो सकता है, दुखांत भी हो सकता है। ट्रेजिक नाटक इसलिए कहा गया, त्रासदी कहा गया। तो नाटक में नायक जो है वो विभिन्न प्रयत्न करता है, परंतु उसे फल की प्राप्ति हो, उसको ना हो करके प्रतिनायक को हो सकती है, जो विलेन है, प्रतिनायक है, उसको मिल सकती है, प्रतिपक्षी को मिल सकती है। तो इस तरह से जो कार्यावस्थाएं हैं वो भारतीय दृष्टि से, जिन हमने 5 की बात की, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम, इससे थोड़ा सा भिन्न पश्चिमी समीक्षकों के अनुसार है। उनके अनुसार कथानक की जो 5 अवस्थाएं हैं, जैसे भारतीय नाटकों में प्रारंभ होता है, उसी तरह से पश्चिमी नाटकों का भी ऐसे ही आरंभ होता है। इस अवस्था में कार्य व्यापार प्रारंभ होता है और ये उद्घाटन ऐसा होता है कि पाठकों को उत्सुकता बढ़े। यहाँ मूल उद्देश्य पाठकों की उत्सुकता बढ़ाना, पाठकों के अंदर जिज्ञासा का भाव जागृत करना, ये मूल उद्देश्य होता है। तो नाटक का प्रारंभ, जो एक्सपोजिशन है, वह इस रूप में रहती है पश्चिमी नाटकों में। दूसरा उनका है कार्य विकास, इंसिडेंट, कि इसमें जो विरोध की भावना पनपती है। और जो पश्चिमी नाटक है उनमें संघर्ष, उनमें विरोध मुख्य रहता है, बाह्य संघर्ष बढ़ता है कि जो नायक है उसको अंतर संघर्षों का, आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है और बाहरी संघर्षों का भी सामना करना पड़ता है, और नायक अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है। तो जो पश्चिमी नाटक है और जो भारतीय नाटक है, देखिए भारतीय नाटक में कार्य आरंभ ऐसे होगा, जैसे प्रारंभ हुआ, दूसरे नंबर पर प्रयत्न हुआ, तीसरे नंबर पर जाकर के प्राप्ति आशा होगी, उसी के पैरेलल चलेगा नियताप्ति और उसी के पैरेलल चलेगा फलागम। जबकि जो पाश्चात्य नाटक शास्त्र है उसमें प्रारंभ होता है, प्रारंभ के बाद कार्य विकास होगा, कार्य विकास के बाद चरम सीमा पर क्राइसिस में पहुंचेगा और उसके बाद एकदम नीचे आता है। तो ये पिरामिड इस रूप में चलता है। तो जो नाटक की, पश्चिमी नाटकों की तीसरी है, वे चरम सीमा क्राइसिस पे है। इसमें विरोध
तथा संघर्ष अपनी तीव्रतम अवस्था में होता है। मतलब इतना अधिक विरोध होता है तो वहां पात्र जो है नायक को या प्रतिनायक दोनों का संघर्ष इतना बराबर हो जाता है तो पाठक या दर्शक नहीं समझ पाता कि इसमें नायक की विजय होगी या प्रतिनायक की विजय होगी, क्योंकि भारतीय नाटकों में अंततः फलागम नायक को ही प्राप्त होता है, प्रतिनायक को कभी विजयी नहीं दिखाया जाता। परंतु यूरोप के नाटकों में प्रतिनायक भी विजयी होता है, तो दोनों का संघर्ष समान रूप से रहता है। ये क्राइसिस की स्थिति होती है। और चौथा फिर होता है निगति या उतार, डिनोमिनेंट। इसमें संघर्ष कम होना प्रारंभ हो जाता है। जो एक चरम सीमा पे पहुंचा था अब वो संघर्ष कम होने लगता है और नायक अथवा प्रतिनायक दोनों में से एक पक्ष इसमें अशक्त पड़ने लगता है। कब नायक भी अशक्त हो सकता है, प्रतिनायक भी अशक्त हो सकता है। और पांचवी स्थिति होगी समाप्ति। समाप्ति में होगा ये दुखद भी हो सकता है और सुखद भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है वो सुखांत नाटकों की है और यूरोप के नाटक जो है उनमें दुखद भी हो सकते हैं। अधिकतर संघर्ष, मृत्यु, विनाश, ये इनमें भी नाटक की परिणति होती है। नाटक का अंत इस रूप में भी होता है। नायक प्रतिनायक दोनों की ही मृत्यु हो गई, सारा संपूर्ण विनाश हो गया, तो ये स्थिति भी अंत में हो जाती है। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की कार्यावस्थाओं की। इसी तरह से कथा वस्तु का एक और आधार है अर्थ प्रकृतियां। ये अर्थ प्रकृतियां कथा वस्तु के वे भाग हैं जो कथा वस्तु को चमत्कारपूर्ण मोड़ प्रदान करने में सहायक होती है। कि नाटक की कथा सीधी सीधी नहीं चलती, उनमें कई चमत्कार मोड़ आते हैं और फल या प्रयोजन में ये अर्थ प्रकृतियां सहायक होती हैं। इसी कारण इन्हें प्रयोजन सिद्धि हेतवा कहा गया कि प्रयोजन की सिद्धि के कारण रूप है ये। तो ये अर्थ प्रकृतियां कहलाती हैं। कथा वस्तु को एक आकर्षक, रोचक बनाने के लिए, एक उनमें चमत्कारपूर्ण मोड़ देने के लिए इनको किया जाता है। और ये अर्थ प्रकृतियां भी 5 हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। जिस प्रकार मित्रों हम देखते हैं, कोई हमने अनाज उत्पन्न किया तो सबसे पहले क्या करते हैं? बीज डालते हैं। बीज से फिर अंकुर निकलता है, वो पल्लवित होता है, फिर पुष्पित होता है और फिर फलित होता है, उससे फल निकलता है। तो इसी तरह से नाटक के भी प्रारंभ में सबसे पहले बीज डाला जाता है, उसका प्रारंभ किया जाता है और फिर यही बीज जो है फिर उसके पश्चात आता है बिंदु। बिंदु की कल्पना भरत मुनि ने तेल की बूंद से की है। जैसे पानी में तेल की बूंद डाल दी जाए तो वो बूंद जो है वो फैल जाती है। इस तरह से बीज रूप में जो कथा वस्तु का प्रारंभ हुआ है वो बिंदु रूप में विस्तार को प्राप्त करती है और फिर उसमें आगे सहायक बनती है पताका और प्रकरी। इनकी चर्चा मित्रों हम पहले भी कर चुके हैं कि जो आधिकारिक कथा को बढ़ाने में सहयोगी होती हैं, जो नायक के चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करने में सहायक होती हैं, वे पताका और प्रकरी प्रासंगिक कथाएं होती हैं। और 5वीं अर्थ प्रकृति है कार्य। कार्य अर्थात फलागम, फल की प्राप्ति, जो अंत में जो बीज रूप में नाटक की कथा प्रारंभ हुई थी वो कार्य रूप में किस तरह से परिणत होती है। और बीच में सहायक बनते हैं बिंदु, पताका और प्रकरी। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने बात की अर्थ प्रकृतियों की और कार्य अवस्थाओं की। इन कार्य अवस्थाओं को और अर्थ प्रकृतियों को परस्पर जोड़ने का काम करती है संधियां। संधि जो है वो मूलतः अर्थ प्रकृतियों और कार्य अवस्थाओं इन दोनों को जोड़ती है और ये संधि भी 5 कहलाती है: मुख संधि, प्रतिमुख संधि,
गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। आप चार्ट से इसको समझेंगे। एक और हमने किया है अर्थ प्रकृति और दूसरी ओर हम बता रहे हैं कार्यावस्थाएं और मध्य में है संधियां। अर्थ प्रकृति और कार्यावस्थाओं को जो संधि जोड़ती है वो मध्य में है। जैसे बीज अर्थ प्रकृति और आरंभ या प्रारंभ कार्यावस्था, इन दोनों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है मुख संधि। इसी तरह से बिंदु अर्थ प्रकृति और प्रयत्न कार्यावस्था, इन दोनों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है प्रतिमुख संधि। इसी तरह से पताका अर्थ प्रकृति और उधर प्राप्ति आशा कार्यावस्था, इनको जोड़ने का कार्य करती है गर्भ संधि, जिसमें कुछ घटनाएं छुपी रहती हैं और कुछ घटनाएं प्रकट हो जाती हैं। कुछ ऐसा लगता है कि फल प्राप्त होने वाला है और कहीं वो छुपा हुआ रहता है। और उसके पश्चात आती है प्रकरी अर्थ प्रकृति और इधर नियताप्ति कार्यावस्था, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है विमर्श संधि। और अंतिम अर्थ प्रकृति कार्य और अवस्था फलागम, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है निर्वहन संधि। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने कथा वस्तु के विभिन्न भेदों को जाना। अर्थ प्रकृतियों को, कार्यावस्थाओं को, संधियों को, अर्थोपक्षेपकों को हमने आज जाना। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, इनका सैद्धांतिक विवेचन होता है और इन पर अलग से टिप्पणी के रूप में भी आ जाता है। अर्थ प्रकृतियों के बारे में, कार्यावस्थाओं के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, संधि के बारे में पूछा जाता है, या जब नाटक की कथा वस्तु के बारे में पूछा जाता है तो उसके अंतर्गत हमें इन सब को विस्तार से बताना चाहिए, तभी हमारा नाटक की कथा वस्तु का अंश पूरा होगा। अब नाटक का दूसरा तत्व है पात्र, पात्रों का चरित्र चित्रण। अब भारतीय काव्य शास्त्र में नेता शब्द आया है। वस्तु, नेता और रस की बात कही गई थी। तो नेता मतलब नायक, जो कथा को आगे ले जाने वाला। नायक मतलब ले जाने वाला, नी धातु से निष्पन्न है, जो कथा को आगे ले जाने वाला है, फर की ओर ले जाने वाला है, वे नायक कहलाता है। और नायक से खाली मतलब नायक ही नहीं है, नायक और उसके सहायक पात्र, वे सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसका नायक विनीत, मधुर, त्यागी, चतुर, लोकप्रिय, प्रिय बोलने वाला, पवित्र, वाक्पटु, कुलीन, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, शूरवीर, वृद्ध, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ और धार्मिक होता है। अब ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायक के ये विशेषताएं बताई, क्योंकि भारतीय काव्य नाटकों में नायक जो है वो प्रख्यात, कोई राजकुमार होगा, राजपुरुष होगा, कोई महान पुरुष होगा, और उसके चरित्र में ये सब विशेषताएं होनी चाहिए। तो नायक कैसा हो, वो कितने प्रकार के नायक होते हैं, नायिका कैसी होती है, वे कितने प्रकार की होती है, अन्य पात्र कैसे होते हैं, इन सब पर मित्रों हम चर्चा करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। तो आज हमने मूलतः आपसे बात की नाटक के पहले तत्व कथा वस्तु के बारे में। तो जो पात्र है, जो नेता है या नायक है और नायिका आदि है, उनके बारे में और अभिनय के बारे में, रस के बारे में, उद्देश्य के बारे में हम अपने अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।